नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी देखो, आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में एंटर कर गए हैं और बहुत सारे सीयूटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन देखो, अभी ना बच्चों में ना बहुत सारे बच्चे डाउट से जूझ रहे हैं, जैसे आगे करियर को लेके क्या किया जाए। मतलब कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया या फिर हो जाएगा कॉलेज में एडमिशन, लेकिन आगे क्या किया जाए, किस में करियर बनाया जाए, यूपीएससी की तैयारी की जाए या ना की जाए। अब बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन देखो सिलेबस देख के डर लगता है। और बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे टाउन से हैं, उनको लगता है कि यार हमें तो लाइफ में एक्सपोजर नहीं मिला, कहीं हम पिछड़ गए, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाई, कुछ स्किल नहीं लाइफ में डेवलप हो पाई। लेकिन देखो, अभी समय है। आज ना हमारे साथ यूपीएससी की रिस्पेक्टेड फैकल्टीज मौजूद हैं। शिवम सर हैं, आसिम सर हैं, देवेंद्र सर हैं, मंजू मैम हैं। आपके अंदर देखो जो भी डाउट्स अभी चल रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी हैं, उन सब के आंसर्स हम इस सेशन में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। शिवम सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है। वो बच्चे जिन्होंने ना अभी 12th पास की है, अब देखो बहुत सारे बच्चों का था ना लाइफ में एम बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें तो देखो आईआईटी करनी है या फिर एमबीबीएस करनी है, कोई भी एम हो सकता है। लेकिन ना बहुत बड़ा चंक ऐसे भी बच्चों का है जिन्होंने ना अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिया या फिर लेने वाले हैं, लेकिन पता नहीं लाइफ में करना क्या है। मतलब बहुत सारे बच्चों का यूं है कि बस एक जॉब लग जाए अच्छी सी। लेकिन देखो, अब उनको अपने करियर को लेके क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। सर, इसमें सबसे पहले मुझे ना एक अपना वाकया याद आ रहा है। जब हम लोग बचपन में रहते थे तो हमारे पास एक मैगजीन आया करती थी, प्रतियोगिता दर्पण, और उसमें ना एक लास्ट पेज पे 1-2 कॉलम्स में लिखा होता था कि कैरियर को कैसे बनाना चाहिए। तो 12th के बाद, 10th के बाद मैं उन आर्टिकल्स को पढ़ता था और मैं आज के अब इस नए जनरेशन के सोशल मीडिया वाले आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो समझ में आता है सर कि आज के बच्चों के पास गाइडेंस की कमी तो नहीं है। सर, 12th के बाद ना बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इस एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज करना उनके लिए सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो आज के डेट में इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको डिसाइड कर लेना चाहिए 12th के बाद क्या करना है। इसके लिए मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा आज के डेट पर। तो कुछ भी करके ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इवन आज के आज में डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप 12th के बाद क्या करने वाले हो। बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, उन लोगों के लिए बीए का ग्रेजुएशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप अपने करियर की एक गाइडलाइन चुन लेते हो, अपनी एक डायरेक्शन चुन लेते हो, क्योंकि आगे चल के आपका कुछ ना कुछ समय तो वेस्ट होगा ही होगा। और इनफैक्ट सर, इसीलिए हम लोगों ने भी देखा है कि अपना प्रारंभ जो है हम लोगों ने 12th के बाद वाले स्टूडेंट को ही देना स्टार्ट किया है कि आप इसको बाद में डिस्कस करो, बाद में यूपीएससी की तैयारी करो। इससे बेहतर है कि आप अभी से डिसाइड कर लो और अभी से लग जाओ इस एग्जाम पे। और सर एक चीज़ में, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, चलो उनके तो हम इस सेशन में डाउट्स एड्रेस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी बच्चा है जो अभी डिसाइड करना चाहता है, तो वो कैसे डिसाइड करे। इंटरनेट पे जाए, अपना इंटरेस्ट, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट है आपके हिसाब से, वो अपना इंटरेस्ट देखें। सर, इंटरेस्ट जैसे ना अभी तक बच्चों को पता चल गया होगा कि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, उसका किसी एक पर्टिकुलर फिजिक्स में फील्ड में इंटरेस्ट आता है। तो आज तो मुझे लगता है कि अब ऐसा सिचुएशन है सर कि हर फील्ड में करियर बनाना मतलब दिक्कत का काम नहीं है और उसके लिए गाइडेंस ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है सर, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ सकते हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिलते हैं गूगल पर। तो मेनली देखो, सीएम सर का ये कहना है और बिल्कुल सही कहना है। आज के समय में यार आपको अगर अपना इंटरेस्ट पता लग गया ना, इंटरेस्ट किसी में हो सकता है, पायलट में हो सकता है आपका इंटरेस्ट यूपीएससी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। वो इंटरेस्ट आपको पता लग गया ना, तो ये जानना डिफिकल्ट नहीं है कि कैसे आप वो डिग्री परस्यू कर सकते हो, कैसे आप उस चीज में करियर बना सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आप डिसाइड अभी करो, 12वीं के बाद करो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। कॉलेज लाइफ आपको अच्छे से एंजॉय करनी है, लेकिन देखो उसके साथ साथ आप थोड़ा सा समय 12वीं के बाद करियर के लिए देते हो ना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है ना सर। अब शिवम सर, बच्चों में ना एक डाउट ये भी आता है। अब देखो, जिनका ना अच्छे जगह पर, अच्छे कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हो गया, जैसे अच्छी आईआईटीज में हो गया, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हो गया, तो अब देखो उनको तो लगता है कि हमारा करियर तो अभी सेट है। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब वो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं,
उनको ना बहुत बार इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि यार हम तो पीछे रह गए, मतलब बच्चे तो इतने हाई फाई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम तो एक छोटे शहर के छोटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो मेरे नॉलेज में भी आ रहा है कि अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एसोचैम और फिक्की की रिपोर्ट थी, तो उसमें तो सर ये भी लिखा हुआ था कि इवन IITs और IISc वाले स्टूडेंट्स भी अब बहुत अच्छे से जॉब नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट सर अभी भी हम लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं 36% प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये तो चल रहा है सर, तो ये तो कभी श्योरिटी नहीं ले सकते कि कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है इसलिए उसका करियर बन जाएगा, और हम किसी छोटे से कस्बे के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा करियर नहीं बन पाएगा। ये डिसाइड करता है कि आपने वो कॉलेज के टाइम पर किया क्या है, वो 3 साल कैसे स्पेंड हुए हैं, कितना क्वालिटी स्पेंड किया है आपने, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए कितना किया है, वो डिसाइड करता है कि क्या करेंगे। बहुत सारे IIT से बंदे सर अभी भी हम लोग देखते हैं कि वो इधर उधर जॉब के लिए भटक रहे हैं, नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो ये बात तो तय है सर कि अपना इस कॉलेज का ड्यूरेशन ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, या थोड़ा बहुत करता भी है सर, जायज़ सी बात है, उनका सर्कल बहुत अच्छा बन जाएगा, उनके जान पहचान के लोग बहुत अच्छे जगह पर प्लेस्ड होंगे तो शायद फ्यूचर में उनको कभी काम आएगा। तो प्रायोरिटी तो हमें रखनी चाहिए कि चलो हम कहीं ना कहीं किसी अच्छे IIT, किसी अच्छे नीट के कॉलेज में चले जाते हैं, बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और हमें लगता है कि ये 3 साल जो आगे बढ़ना है, या 3 साल 4 साल 5 साल जो भी उनका करिकुलम कोर्स है, तो इस ड्यूरेशन में उनको अब अपने करियर पर, चूंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि उनको क्या करना है, इस 3 से 5 साल के ड्यूरेशन वाले कोर्स में इनको कुछ ना कुछ बढ़िया प्लान करना चाहिए और इसके लिए जम के लग जाना चाहिए, ताकि ये 4-5 साल उनका इतना बढ़िया बीते कि इसके बाद उनको ये प्रॉब्लम और ये शिकायत नहीं करने वाले हो। और सर जायज़ सी बात है कि मान लीजिए UPSC एग्जाम में हम लोग कितने टॉपर से पूछते हैं कि भाई तुम कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो, कभी नहीं पूछते हैं। अगर वो एक बार पर्सन सेलेक्टेड हो चुका है तो भाई वही उसका नया औंदा है, उसी बेसिस पर उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सर ये बोल सकते हैं कि कॉलेज नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करियर पर फोकस रखो। जैसे UPSC एग्जाम तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उस पर फोकस करो और अपना 3 साल 4 साल उस पर लगा दो। जैसे सर यहाँ पर एक चीज़ और है कि पहले जैसे कहा जाता था कि आप एक छोटे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप कूप मंडूक बन के रह जाओगे और आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा नई चीज़ों का। पहले वो मजबूरी होती थी कि आपके पास एक्सपोजर है ही नहीं। अब इतने सारे एवेन्यूज़ निकल के आ गए हैं कि अब वो आपकी चॉइस है, आप चाहे जहाँ पर भी हैं, अगर आप बाहर एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक गांव के छोटे से कॉलेज में आ गए हैं तो बाकी कॉलेजेस में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। नहीं भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, आपको पता चल रहा है। आप उसे कैसे इनकलकेट करना चाहते हैं वो आपके पास ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे। तो वो डिसएडवांटेज अब रह नहीं गया है, वो खत्म हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली शिवम सर ने, देवेंद्र सर ने, कि देखो IITs की अपनी रिस्पेक्ट है, ये बात सच है, लेकिन देखो आपने ना कॉलेज टाइम के दौरान कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज किया वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप आगे जाके करियर में क्या करोगे। देवेंद्र सर, अगला क्वेश्चन, आजकल ये ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आप सबने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा रील्स हैं कि यंगेस्ट IAS, और इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो अभी अभी तैयारी जिन्होंने स्टार्ट किया ना, उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, बस वो ना अफरा तफरी में स्टार्ट कर देते हैं बिना, और डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, मतलब एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। तो आप इन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? सर सोशल मीडिया ने सच में बड़ी बर्बादी मचा रखी है। एक इंटरनेट का दौर शुरू हुआ अपने यहाँ तो, और इंडिया ने खुले हाथों से इंटरनेट एक्सेप्ट किया। इंडिया में अराउंड लगभग सर अभी राइट नाउ 600 मिलियन लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 450 मिलियन लोग जो है वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। पैरेलली 250 मिलियन लोग अराउंड जो है इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो सोशल मीडिया पे हैं वो 18 से 34 साल के बीच के हैं। तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि ज़्यादातर यंगस्टर्स के पास सोशल मीडिया की एक्सेस है। अब यहाँ पर एक बड़ी ब्लर लाइन हो गई है जो सोशल मीडिया की लाइफ है और जो ओरिजिनल लाइफ है उसके बीच में। सोशल मीडिया पे हर चीज़ एकदम परफेक्ट दिखती है, एकदम चीज़ी, एकदम बेहतरीन, और हमें क्या लगता है कि लाइफ ऐसी ही होती है और हम उस लाइफ को कॉपी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल है सर कि 10 पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम उनमें से एक छांटते हैं जो सबसे बेस्ट होती है सोशल मीडिया पर डालने के लिए, फिल्टर लगाते हैं, वो भी फिल्टर लगा के, और जिसके पास थोड़ी सी स्किल है वो एडिटिंग भी कर लेता है, लेकिन बाकी की दुनिया उसे असली समझ रही है। तो सोशल मीडिया पे कोई दिखा रहा है कि इन्होंने 8 महीने में पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लिया, तो ये कॉलेज से निकले, इनका तुरंत ही एग्जाम क्लियर हो गया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अब उस चीज़ के प्रेशर में हमें लगता है कि हमको भी करना है। समस्या की बात यह है कि सोशल मीडिया माता पिता भी चला रहे हैं, उनको भी लगता है बाकी दुनिया तो कर रही है, तुमसे नहीं हो रहा है।
जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, 2015 में टीना डाबी टॉपर रही थी, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से वो फर्स्ट रैंकर थी और पहले अटेम्प्ट में। अब सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है कि पहली ही बार में एग्जाम दिया, एकदम से क्रैक कर लिया। अब ये प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है कि हमको भी करना है पहली बार में, लेकिन हम असलियत पे ध्यान नहीं देते कि भाई उनका बैकग्राउंड में, उनके माता पिता सिविल सर्विसेज में रहे हैं, वो अपने +2 के बाद से प्रिपरेशन में जुटी हुई हैं, वो 1 साल नहीं है, वो प्रॉपर 3 साल है जिस पर काम किया गया है। जैसे सर हम लोग इसीलिए तो प्रारंभ में भी +2 के बाद ही प्रिपरेशन करवा देते हैं ना, कि वो प्रेशर रहे ही ना कि मुझे 1 साल में ही क्रैक करना है। यू आर हैविंग कंप्लीट 3 इयर्स इवन इन प्रारंभ कोर्स। और वैसे भी अगर आप 3 साल में प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ज़्यादा समय मिलता है, और वो प्रेशर भी नहीं रहता कि हमें 1 साल में ही करना है। एक तो इस प्रेशर को डील करना, और दूसरा इस चीज़ को समझना कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर चीज़ रियल नहीं है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, वहाँ पर कई सारे फैक्ट्स हिडन हैं। ये दोनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाएं, मतलब हम प्रेशर को डील करने के लिए इनफ टाइम लें, सोशल मीडिया की रियलिटीज़ को जानते हुए, तो तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगी। सर मैं एक चीज़ सर ने जो बोली उसी पे ऐड ऑन करूँगा। सर ने यही बोला कि टीना डाबी के जो पेरेंट्स हैं वो भी प्रशासनिक सेवाओं में थे, तो वहाँ पर इस पॉइंट को स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि उसके पास, टीना डाबी के पास एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस था, जो कि सबके पास नहीं होता है, और वही चीज़ आपको यहाँ हम लोग दे सकते हैं, आपको मिल सकती है। और सर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ो आगे। एक आदमी चाहिए जो आपका हाथ पकड़े और आपको पहुँचाए, क्योंकि सर घर घर लोग नहीं होते हैं जिनके घर में इवन कोई जानता भी हो कि IAS क्या होता है, और वो तैयारी करने लग जाते हैं। तो अगर उनके पास वो गाइडेंस नहीं हुई तो आप भटक जाओगे, और बिल्कुल ही मार्जिन नहीं है कि आप ये गलती करो, कि आपके पास टाइम भी नहीं है। आप ये गलती करोगे 3 साल निकल गए होंगे समझने में कि हुआ क्या। तो सर जैसा सर ने बताया कि उनके पास भी पेरेंट्स का गाइडेंस था, वो पेरेंट्स चूँकि बैकग्राउंड उनका था, इसलिए टीना डाबी को वो बहुत ही अच्छा एज मिला। दैट इज़ वाई शी वॉज एबल टू गेट दैट AIR 1 इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर उनको स्टार्टिंग से ही +2 से आपको सही गाइडेंस मिले और आप सही अप्रोच पे आगे शुरू करो तैयारी। बिल्कुल आसिम सर ने बिल्कुल सही बात बोली। सोशल मीडिया तो देखो सिर्फ टिप इन द आइसबर्ग है, देवेंद्र सर ने भी बोला। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है ना, हमेशा सच नहीं होता, पीछे का क्या पूरा बैकग्राउंड क्या है वो एक टोटली अलग सिनेरियो होता है। और इसी से देवेंद्र सर एक अगला क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है। बहुत सारे बच्चों में ना एक ये भी डर होता है कि कॉलेज के बाद ना तुरंत जॉब चाहिए। मतलब एक बहुत बेकार स्टेज होती है, सच बताऊं तो कॉलेज से बच्चे पास आउट हो गए और अब जॉब नहीं है, क्या किया जाए। और ऐसी सिचुएशन में ना तो बच्चों को बोल दिया जाता है और नहीं तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो, है ना, और टोंट मारा जाता है समाज के द्वारा। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे जिनके अंदर ये डर होता है कि कॉलेज से पास आउट हो तो कम से कम जॉब होनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो सर ये बहुत बुरा होता है कि आपके अंदर ये फीलिंग हो कि देयर विल बी अ टाइम जब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये फियर अपने आप में बहुत बुरा होता है और कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को कैरी करते हैं। अब इस फियर के चक्कर में क्या होता है कि हमारी प्लानिंग बड़ी अब्रप्ट हो जाती है, हम शॉर्ट टर्म प्लान करने लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये होती है कि कुछ भी ऐसा कर लें जिसके बाद कोई तो काम मिल ही जाए, और अगर हम ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाए तो वो फियर पूरी तैयारी को डिस्टर्ब कर देता है, प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देता है। सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये एस्पायरेशन है कि आप सिविल सर्विसेज करें, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में प्रिपेयर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिविल की तैयारी बहुत एक्सटेंड हो जाएगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, मैं खाली बैठ जाऊँगा, तो आपके पास 3 सालों का समय है। अगर आप ग्रेजुएशन में प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो आप उस दौरान कोई ऐसा स्किल सेट डेवलप करिए ना जिसके बाद आपको खाली हाथ ना बैठना पड़े। अगर आप खाली हाथ बैठते हैं तो आपकी चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और करना क्या है, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही, और उसके लिए सर अपने प्रारंभ में हम प्रॉपर स्किल की ट्रेनिंग करवाते भी हैं, जिसमें हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जा रही हैं। आप कोई भी मैनेजमेंट की जॉब अवेल कर सकते हैं, आपके पास एक्सेल, पावर पॉइंट और जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स एवेन्यूज़ निकल रहे हैं उनके लिए भी ट्रेन करवाया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है सर कि अगर आप अपनी इस फियर को रिमूव करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते रहिए। उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अपने फियर को रिमूव करने के लिए कोई ना कोई स्किल सेट डेवलप करिए। यही एक इसका सोल्यूशन हो सकता है फियर को दूर करने का, और इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली, ये केवल दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि मुझे काम चाहिए और मेरे पास नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को केवल दिमाग में सॉल्व नहीं करना है, इसको दिमाग के बाहर भी सॉल्व करना है, और दिमाग के बाहर वो स्किल्स के साथ सॉल्व होगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म में आपके पास स्किल्स का होना, यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है सर। और ये सर आपने एक ना बहुत अच्छी बात बोली। आजकल ये फेनोमेनन हम सब देखते हैं, जहाँ एक तरफ देखो कंपनीज में लोगों को स्किल्ड यूथ नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। गैप जो है ना वो बिल्कुल स्किल का है। जी जी जी, कॉलेज में एक बात कही जाती है कि सर यहाँ पर ना तो काम की कमी है और ना ही आदमियों की कमी है, यहाँ काम के आदमियों की कमी है। तो ये बात कही जाती है बिना स्किल वाले लोगों के लिए स्पेसिफिकली सर।
ठीक है। सर इसमें सर स्किल के लिए एक और भी बात अच्छी मुझे याद आ रही है कि स्किल का इस्तेमाल सर सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं, बल्कि अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत बार यही स्किल हमारे इंटरव्यू तक साथ जाती है। और ये कहीं ना कहीं जो हम लोग प्रारंभ में अगर सिखा रहे हैं कि लीडरशिप स्किल है तुम्हारी, कैसे एम्पावर करोगे अपने आप को, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ आपको अल्टीमेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन में तो जाएगी ऑब्वियसली, जैसे सर ने बताया लाइफ टाइम तो जा ही रही है। तो अल्टीमेटली हम लोग अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और लाइफ के बड़े एवेन्यूज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी विन विन सिचुएशन हो जाता है सर स्किल साथ में रहे तो। बिल्कुल सही कहा सीएम सर आपने। मंजू मैम, अगला क्वेश्चन आपसे है, और ये क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी प्रिपरेशन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनका ये डाउट होता है अक्सर। बच्चे ना सिलेबस देखते हैं और ऐसी ना मिथ है यूपीएससी के बारे में कि सिलेबस इतना वास्ट है, यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। मतलब कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द यूपीएससी सिलेबस। अब ना बच्चा इतना ज़्यादा डर जाता है ये चीज़ सुन के कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना सिलेबस मैं कैसे कवर करूँगा। तो ऐसे बच्चों का ये डाउट एड्रेस करने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर सिलेबस दिखता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको बेसिक्स और उसके कुछ कीवर्ड्स या उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम उसको कवर करें तो ये समझ में आता है कि उतना ज़्यादा वास्ट है भी नहीं। जैसे कि हम यूट्यूब पर या बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि बहुत छोटा सा एक टॉपिक या 1% हम कहेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सारा मैटर हमारे लिए अनयूजफुल होता है। तो समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट जब आप केवल प्रॉपर की टर्म्स या प्रॉपर सिलेबस के आप इंपॉर्टेंस को समझोगे या उसके एसेंस को समझोगे कि हाँ ये टॉपिक ही आपको करना है। जैसे कि सर सोसाइटी का टॉपिक किसी ने किया तो सोसाइटी वही आपका सोशल जस्टिस से जुड़ गया, वही आपका करंट की जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की वो सोशल प्रॉब्लम से जुड़ गया, वही चीज़ आपका पॉलिटी के आर्टिकल से जुड़ गया। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर बच्चा बेसिक से लेके प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो वो फिर आसानी से समझ जाता है कि ये सिलेबस जितना दिख रहा है उतना वास्ट नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट में बच्चों को यही कहूँगी कि कभी भी आपको जो रिसोर्सेज हैं या जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं या फिर आप देखेंगे कि अभी इंटरनेट के में बहुत सारे वीडियोस, नंबर ऑफ़ चैनल्स, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, तो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये इस एक समुद्र में आप कोशिश करो कि आपको जो अपने सिलेबस का इंपॉर्टेंट की एसेंस है आपको केवल वही कंप्लीट करना है। बाकी ऐसा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। सर यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे थे तो हमने भी देखा था कि यूपीएससी शुरू में तो हम लोग को भी बहुत बड़ा लगा था। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने ज्योग्राफी उठाया, हिस्ट्री उठाया, देखा अरे हिस्ट्री का तो इतना सा लिखा है लेकिन वो तो 6 सब्जेक्ट है एक्चुअल में। तो फिर जब नोट्स बनाना स्टार्ट किया ना तो पता चला कि एट द एंड ऑफ जब मेंस लिखने गए तो पता चला हमारे पास तो ये 50-60 पेज के ही नोट्स बन जा रहे हैं। तो जिनसे बच्चे रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी लास्ट में। हाँ, तो वही चीज़ है, अगर सर सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा तो हम उसको कैसे 50-60 पेज में समराइज कर लेना। ऑब्वियस सी बात है सर, ये पहले इंस्टेंस में नहीं बनेगा, लेकिन थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस सिलेबस को कंसाइज कर लेते हैं। तो दिखने में सिलेबस थोड़ा बड़ा लगता है बट असल में इतना है नहीं। और एक्चुअली सीएम सर एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, यूपीएससी इज नॉट गेम ऑफ नॉलेज, मतलब आप कितना पढ़ लोगे। Exactly, लेकिन बात यह है कि जितना आपने पढ़ा है ना उसको आप अप्लाई कैसे कर पाते हो। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, आर्टिकल्स तो याद आपको करने पड़ेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना जितना आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन से आप लिख पाते हो। उसमें सर एक बात और भी है कि पहली बात तो यूपीएससी का सिलेबस पहाड़ जैसा दिखता है, वो है नहीं। और अगर वो है भी तो आपको धक्का दो के थोड़ी गिराना है। माझी द माउंटेन मैन बनिए, छिन्नी और हथौड़ी उठाइए और थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू करिए। और हमारे पास 3 साल है, कम से कम प्रारंभ के कोर्स में तो 3 साल है, और 3 साल में तो हम धराशायी कर देते हैं पूरा सिलेबस सर, आराम से एकदम प्यार से। वो सर जब शुरू में कवर होता है ना, जैसे कि आप बहुत छोटे से पॉइंट से चलते हैं, मान लीजिए पॉलिटी का आपको कोई बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ना है तो आपने पहले उसका बेसिक कर लिया, फिर आप जब करंट अफेयर में चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि किसी एक टॉपिक को लेके 20 आर्टिकल्स आए हों, तो बच्चे को ये लगता है कि नहीं अब ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जबकि होता ये है कि सब में से कुछ की टर्म्स या किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक टॉपर को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि लगभग 200 उन्होंने ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे थे कि ये मेंस में आएगा। जैसे कि टॉपिक का उन्होंने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, जैसे कि मेंस में यूपीएससी पूछता भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे सिलेबस को कवर कर लिया था। तो सबसे पहले तो बच्चा ये समझे कि उसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और वो समझ आपकी शुरू में नहीं बन पाती। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, आपकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बोला मंजू मैम आपने। मंजू मैम, एक जो बच्चे मतलब यूपीएससी की तैयारी जिन्होंने अभी भी स्टार्ट की है या फिर करना चाहते हैं, उनको ना एक समस्या जानते हो ये आती है, वो यूट्यूब पे ना सर्च करते हैं स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूपीएससी। अब
यूट्यूब पे तो ना हजारों वीडियोस हैं, लिटरली मतलब हजारों वीडियोस मिलेंगी आपको स्ट्रेटेजी की। टीचर्स की तरफ से अलग स्ट्रेटेजीज हैं, जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं टॉपर्स उनकी तरफ से अलग स्ट्रेटेजीज हैं। और बच्चा यूट्यूब पे एक सीरीज फॉलो करना स्टार्ट करता है, मीनवाइल किसी दूसरे चैनल से दूसरी सीरीज रेकमेंड हो जाती है। तो बच्चा ना अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाता है। एक महीना पढ़ा, फिर लगता है फोमो क्रिएट होने लगता है, यार मैं तो गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ, हजारों डाउट्स आते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सर ये बात तो सच है, जैसे ही यूट्यूब पर मान लीजिए हमने एक कोई स्ट्रैटेजी सर्च अगर की तो उसकी आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ टॉपर्स की, कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ आजकल तो एस्पिरेंट्स भी इसको लेके ब्लॉग बनाने लगे हैं। तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैं किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं। जैसे कि किसी टॉपर ने ये कह दिया कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो किसी ने कहा एनसीईआरटी बेस है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि उसने न्यूज़पेपर को कभी फॉलो नहीं किया, तो किसी ने कहा कि उसने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, मतलब उसने एक कंडीशन रख दी कि यूपीएससी तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे। तो इसके अलावा एक डिफरेंट तरीका हो सकता है लोगों को पढ़ने का, लोगों को समझने का। तो हर एक टॉपर अपना जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है, जो उसने फॉलो किया होता है, उस अकॉर्डिंगली वो आपको कोई स्ट्रैटेजी देता है, कोई एक लाइन देता है कि आप ये करो। पर ये एक बात तो सभी कह सकते हो और कहते भी है टीचर्स कि कोई एक सिंगल ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि केवल यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तभी आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। सो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी टॉपर ने फॉलो की कोई बच्चा फॉलो करे तो वो पास ही कर जाए यूपीएससी के एग्जाम, क्योंकि उसकी अपनी वीकनेस है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। सो एवरीवन हैज़ ओन स्ट्रेंथ, ओन वीकनेस, तो वो अपनी वीकनेस पे वर्क करे, उसके अकॉर्डिंगली काम करे। सर जैसे एक टॉपर इरा सिंघल, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया, बट ये बाकी बच्चों को किसी ने नहीं बताया कि उनका जो कॉलेज में बैकग्राउंड था, जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे कि देवेंद्र सर ने भी कहा कि हमें एक पक्ष ही दिखता है सोशल मीडिया से, तो हो सकता है उन्होंने अपनी वीकनेस ना बताई, उन्होंने केवल आपको अपनी स्ट्रेंथ बता दी। तो सर हर एक बच्चे की अपनी वीकनेस अलग होती है, वो उस पर वर्क करे। और लेकिन वो बच्चा शुरू में समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब रिवीजन करना है, कब बेसिक करना है, कब करंट करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे के पास प्रॉपर एक गाइडेंस हो, कोई उसको बताने वाला हो कि देखो अभी तुम्हें बेसिक पढ़ना है, जब तुम राष्ट्रपति का बेसिक पढ़ लोगे तब जाके तुम्हें करंट में जो चल रहा है वो समझ में आएगा। तो उसके लिए सर प्रारंभ में हमने इसके लिए ही बच्चों की ये प्रॉब्लम को समझते हुए मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा है कि जो मेंटरशिप है वो आपके टच में रहेंगे और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और हम उनको उस तरह से सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो सर ये एक तरीका बेस्ट हो सकता है कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुने, समझें और उसे उन्हीं की वीकनेस, उन्हीं की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दें। सर प्रारंभ में ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों डिज़ाइन करी गई है, उसका जो बेसिक रीज़न वही है कि सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, ऐसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जो कि 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं। सर अगर कोई ये कहता है कि मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ी होगी उसने, लेटर ऑन जब सिलेक्शन हुआ तो उसने सोचा होगा यार वो मेरे इतना यूज़ में नहीं आई होगी क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी। बट सर जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सभी के लिए होगा, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सर, तो हिस्ट्री से ही निकल के कल्चर आता है, हिस्ट्री से निकल के फिर और भी चीज़ें आती हैं। पॉलिटी जाएंगे तो पॉलिटी से निकल के गवर्नेंस आता है, ज्योग्राफी जाएंगे तो वहाँ से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी आती है, इकोनॉमिक्स में जाएंगे वहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर आता है। जब तक हम ये 5 कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम सेकेंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में कैसे आएंगे? एग्जाम्पल किसानों का आंदोलन हुआ, अब वो एक ऐसा इशू है, आंदोलन था, उसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व थी, उसमें इकोनॉमी में इन्वॉल्व, उसमें पॉलिटी भी इन्वॉल्व थी। अनटिल एंड अनलेस आप ये 5 कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते नहीं हो और उसके बाद जो कि प्रारंभ में हम लोग कराते हैं, देन नेक्स्ट फेज में अनटिल एंड अनलेस आप इन 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से बुनते नहीं हो, आपकी ये प्रिपरेशन सेकंड फेज में जा ही नहीं सकती। सो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये 5 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ही आप अप्लाई करते हो सेकंड फेज में, जब आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ते हो, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, जब आप गवर्नेंस पढ़ते हो, जब आप कल्चर पढ़ते हो। ये तभी निकल के आया ना जब आपने फर्स्ट फेज को पढ़ा, और उसके बाद आप थर्ड फेज में जाते हो जब आप और चीज़ों की प्रिपरेशन करते हो। तो सर रीज़न प्रारंभ के अंदर डिज़ाइन करने का यही है, ये बेसिक स्ट्रैटेजी है विच फिट्स यूनिवर्सली, कि आप एनसीईआरटी हो सकता हो किसी का कैलाइबर ज़्यादा हो तो वो 6 से 10 की एनसीईआरटी से रीड कर लेगा, काम चल जाएगा, 11-12 पे फोकस करेगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शायद इतना कैलाइबर न रखते हो तो वो 6 से 10 भी पढ़ रहे होंगे। तो दिस डिफर्स, बट प्रारंभ में सर इसी चीज़ को डिसाइड किया गया है कि यार आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, देन आप
अगले सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन में जाओ, जब हम अपने सेकंड ईयर में होते हैं, एंड थर्ड ईयर विच इज़ लाइक ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल सही कहा आसिम सर आपने। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, मतलब इसमें प्रारंभ में जिन बच्चों को लगता है, जिनको डिटेल से जानना है कि मेरी स्ट्रेंथ, कई बार बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस है किस में, तो इसमें एक तो बच्चों को ना, बच्चों के मार्क्स को एनालाइज करने का साइंटिफिक ढंग से बहुत बढ़िया मैकेनिज्म किया गया है। वो अपनी जो परफॉर्मेंस है मेंटर्स के साथ डिटेल से डिस्कस कर सकता है, और बाद में मेंटर्स उनको बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे ज़्यादा बेसिक्स कवर करने की ज़रूरत है। तो ये प्रारंभ का सर आप सही कह रहे हैं। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यूपीएससी आपको अपनी पावर जाननी है, पावर जान लो अपनी। और जैसा अभी आपने सर स्टार्टिंग में शिवम सर क्वेश्चन किया था, इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट कैसे जाने, तो मेरा कहना है सर यूपीएससी इज़ समथिंग लाइक एक्वायर्ड टेस्ट, एक्वायर्ड इंटरेस्ट। कोई ऐसा नहीं होता जो कहता है भाई मुझे यही करना है। एक होता है कि हम 12th क्लास में जब आते हैं तो हमें चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, कई रीजंस हो सकते हैं यूपीएससी जाने के। तो डेफिनेटली यूपीएससी सर एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है। यू डोंट हैव दैट टेस्ट, चेंज योर टेस्ट। मैं कहूँगा यूपीएससी की तैयारी करो, एग्जाम बड़ा है यार, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी बदल जाती है सर। एक मीडियोकर फैमिली के लिए, मतलब आप एक एग्जाम निकालते हो, आपका सिलेक्शन, आपके मेरिट में नाम आया, आज आप इधर थे और कल आप सीट के उस साइड होते हो, टेबल के उस साइड होते हो, तो ये आपकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। तो आपको ये ज़रूर अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए वंस इन लाइफ। बहुत ही अच्छा सर, ये एक आपको पर्सनालिटी का उभार करके देता है, क्योंकि इसके बाद आप जीवन में अगर मान लीजिए नहीं होता है तो ये आप इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर फिट हो जाएंगे, ये बात की तो गारंटी है। प्लस सर जैसे स्ट्रेटजी के बारे में ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बेस्ट स्टूडेंट बना दे, जिसके बाद आप एग्जाम क्लियर कर ले जाएं। लेकिन असल मामला तो ये है ना सर कि बेस्ट स्टूडेंट बनने से पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो एक तो बेसिक स्ट्रेटजी होती है ना, आपको वो करना ही पड़ेगा। जैसे सर आप बता रहे थे, कुछ बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और इसीलिए सारे सब्जेक्ट को सटल वे में एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है। तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, वही बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम 1000 स्ट्रेटजीज पर जंप करें और उछल कूद मचाएं। जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आई और वो डायरेक्ट इकोनॉमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक लेकर आती कि मैम मुझे ये, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए खुल्लर है या फिर इकोनॉमी के लिए दत्त सुंदरम टाइप की बुक्स हैं, तो वो उन बुक्स में इतना स्टैंडर्ड दिया होता है कि आप बेसिक के बिना उसको नहीं समझ सकते। तो जब बच्चे को पता नहीं होता है कि उसको किस समय कौन सी बुक पढ़नी है और बेसिक नॉलेज नहीं है, स्टैंडर्ड पढ़ता है, तो उसको समझ नहीं आता और ऐसे मुझे लगता है कि उससे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होगी, जबकि वो यहाँ नहीं समझ पा रहा कि उसका बेसिक नहीं है। और अगर बेसिक एक बार वंस वो अपना बेसिक को क्लियर कर लेता है, कवर कर लेता है, देन द स्टैंडर्ड बुक्स और चीजें उसको फिर आसानी से समझ में आ जाती है। तो उसे कोई बताने वाला होना चाहिए कि आप यहाँ पर शुरू में इस तरह की बुक्स नहीं उठा सकते। आसिम सर, अगला क्वेश्चन ना आपसे है। आजकल ना कुछ लोगों का ये मानना है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना वो भी एक आर्ट है, एक स्किल है। जैसे देखो आजकल आप देखोगे ना तो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उनमें ज़्यादातर आपको इंजीनियर मिलेंगे। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियर से इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल स्किल है। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? सर मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स बीटेक करने पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग करने पहुंचते हैं, तो जो उन कॉलेजेस का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है वो स्टूडेंट्स के दिमाग की जो धागे होते हैं ना वो खोल देता है। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग और एक्सपोजर वो इतना ज़्यादा उसको हो चुका होता है कि जब वो इन सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो उसके लिए वो बहुत एक फैक्चुअल चीज़ रह जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और क्रिटिकल हो चुका है। ही इज़ अबव दैट। अब वो चीज़ों को ना जोड़ना स्टार्ट कर चुका होता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग ने निकाला हुआ है। अभी जैसे हम लोग बात ही कर रहे थे प्रारंभ की, तो वहाँ पर भी सर क्या होता है, जैसे हम कॉलेजेस के अंदर देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे चूंकि वो एग्जाम्स ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को हमेशा टोस्ट पे रखते हैं कि आपको हमेशा एग्जाम के लिए तैयार रहना है। और इस तरह के एग्जाम होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना होता है। सेम गोज विद प्रारंभ। यहाँ भी सर यही चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यार ठीक है, आप भले ही BA कर रहे हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, आप पीछे नहीं हो, क्योंकि जो करिकुलम डिजाइंड है आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको रेगुलर ऐसे असाइनमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको बिल्कुल अपने मतलब आपको नेक टू नेक चलना पड़ेगा। आपके पास कोई मार्जिन नहीं है कि आप अपने आप को ढीला छोड़ो। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो एनालिटिकल थिंकिंग, वो सोचने का तरीका, एक्सपोजर, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा सर। बहुत सारे तरीके हैं, पीयर टू पीयर सेशंस हैं जहाँ पर एक तमिलनाडु से बच्चा होगा तो एक असम से होगा, तो एक कश्मीर से होगा, तो एक महाराष्ट्र से होगा। और जब ये साथ में बैठ के बात कर रहे होंगे, 10 तरह की बातें आएंगी, अलग अलग स्टेट से बच्चा अलग अलग तरह की बातें कर रहा होगा, तो वो आपको एक माहौल क्रिएट करेगा, वो आपको एक अच्छा धागे खोलने का मौका देगा, तो आप उस तरह से बन जाओगे। तो जैसे ये बीटेक कॉलेजेस के अंदर होता है, स्टूडेंट्स की जो सोचने की जो तरीके होते हैं, एग्जाम का जो स्किल होता है ना, कहते हैं ये लोग सर सवाल देख के ना एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो वो नॉलेज अपनी ओवरऑल जो
जिन्होंने गेन करी है अभी तक, उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं वो। और वही आर्ट की आप जो बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रारंभ वाला भी सीखेगा सर। उसको रेगुलर, जैसा बार बार हम बोल रहे हैं कि रेगुलर DPPs, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर असाइनमेंट्स, रेगुलर क्लासेस, सोचने का तरीका, ब्यूरोक्रेटिक सेशंस, पीयर टू पीयर सेशंस, वॉट जितना भी है, सब चीज़ें आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल, आसिम सर ने बिल्कुल सही बोला। देखो, ऐसा नहीं है इंजीनियर्स का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा बार वो सेमेस्टर्स में एग्जाम लिखते हैं। सेम तरह का जो एक्सपोजर है ना, वही क्रिटिकल थिंकिंग, वही प्रैक्टिस के सेशंस, वही रिवीजन के सेशंस वो प्रारंभ में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। शिवम सर, अगला क्वेश्चन जो है आपसे है, बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम लिया, नहीं क्लियर हो पाया, बच्चा ना फिर से अटैम्प्ट लेता है। चाहे देखो वो नीट का एग्ज़ाम हो, कई बार नीट का फिर से एग्ज़ाम लेते हैं बच्चे, एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं या मल्टीपल टाइम्स लेते हैं। इवन UPSC में भी ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कब बच्चे को आखिरकार रुक जाना चाहिए? मतलब 1 अटैम्प्ट के बाद, 2 अटैम्प्ट के बाद, कब उसे लगना चाहिए कि बस बहुत हो गया? सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल ना एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर उनके दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सीट्स तो लगभग हर एग्ज़ाम में उतनी ही हैं या फिर उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को अब फेलियर देखने को मिलता होगा और उस केस में ये बहुत ऑब्वियस सा हो जाता है कि किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार ये फेलियर देखने को मिले। ऐसे सिचुएशन में सर मुझे तो ये समझ में आता है कि स्टूडेंट जिस हिसाब से एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अपनी लाइफ बना देते हैं, उनको अपनी लाइफ इतनी छोटी नहीं रखनी चाहिए। उनको लाइफ का मतलब इसके बियॉन्ड एक्सप्लोर करना चाहिए और इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि वो 1 साल 2 साल लग के उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने तन मन से इस एग्ज़ाम को जितना वो दे सकते हैं दे दें। लेकिन अगर इसके बाद उनको सक्सेस हाथ नहीं लगती है उस एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करने में देर नहीं करनी चाहिए और इनफैक्ट इस दौरान उनको अपना प्लान बी का एक बैकअप पहले से भी रखना चाहिए कि इन केस अगर ये काम नहीं हो पाता है मेरे से, तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया सर नीट वाले स्टूडेंट्स का, तो अगर नीट वाले स्टूडेंट्स भी 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन ही तो है सर, मतलब आज के टाइम पर हम लोग कितने सारे बड़े लोगों को देखते हैं जो कि IIT से पास आउट नहीं है, जो कि IIM से नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके अंदर पता नहीं कितने IITians और IIMs वाले बंदे काम कर रहे होंगे। तो इसका पर्पस सिंपल सा यही है कि आप 1-2 साल उस एग्ज़ाम को डेडिकेटेड तरीके से दीजिए, नहीं आता है तो मूव ऑन करिए। मूव ऑन करके लाइफ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा और ये जो 2 साल आपने डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम को दिया है, वो आपको पूरे लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखा होगा इससे और वो आप अगले बार में अच्छा ही कर लोगे। सर एक्चुअली में इस तैयारी में, सॉरी मैम, व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, ये इतना ओवर हाइप्ड है कि हम भूल गए हैं कि हमें ये भी बोलना होता है व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू हैव एन एग्जिट, व्हेन टू एग्जीक्यूट प्लान बी। इसके बारे में कोई बात करने को राजी ही नहीं है और इस पर बात हो ही नहीं रही है, जबकि बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। कि आप 2 साल प्रिपरेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपने एकदम पूरी एनर्जी लगा दी है, आप अपना प्रिपरेशन दीजिए, अपना एग्जाम दीजिए, अटेम्प्ट दीजिए। अगर आपको लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कन्विंस करिए खुद को, एग्जिट लीजिए, प्लान बी एग्जीक्यूट करिए, जैसे कि सर बोल रहे थे। सर बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो प्लान बी क्या शुरू से रखें। तो एक उन बच्चों के लिए कहना ये होगा कि अगर आप 21, 22 मतलब जस्ट आपने स्टार्ट किया है, जैसे कि आज आप देखेंगे कि बहुत कम एज के जो बच्चे वे प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। इस बार UPSC ने अपना डेटा भी दिया था कि जो इस बार का प्रीलिम्स है शायद वो 14 लाख के आसपास कुछ बच्चों ने दिया। तो जहाँ पहले वो आंकड़ा एक वो डेटा हम गए 6 और 7 था, फिर 8 और 10 और आज 14, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये बढ़ रहे हैं ना, वो कम उम्र के बच्चे ज़्यादा आ गए। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि अभी 20-22 साल के हैं, उनके लिए प्लान बी की ज़रूरत भले ना पड़े, बट एक समय होता है ना कि आपकी एक जो प्राइम एज है, या फिर आप 25 या 26 के बाद एक सोसाइटी का प्रेशर, एक फैमिली प्रेशर, एक अर्निंग का प्रेशर, तो उस समय आपको प्लान बी ज़रूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। बट सबसे शुरुआत में आपको प्लान बी लेकर नहीं चलना है कि शुरू से एक कन्फ्यूज़न एक सबसे बड़ा बच्चे का ये होता है कि UPSC के साथ साथ PSC कर ले, तो नहीं, शुरू में आप मत रखो। इवन बाद में आप देख लो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा। इवन UPSC के एक चेयरमैन ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे ने इसको फुल टाइम जॉब बना लिया कि बस घर से पैसा आ रहा है, आप प्रिपरेशन करो, लाइब्रेरी जाओ, सारा दिन पढ़ो, एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका 1 पेपर रुका, 2 पेपर, ऐसे कब आपकी पंचवर्षीय योजना बन गई पता नहीं चलता। तो आपको यहाँ पर एक समय के बाद रुक जाना है, जैसे कि देवेंद्र सर ने भी कहा कि खुद को समझाना भी पड़ता है कि नहीं, अब मुझे अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि ये
ये एक एग्ज़ाम है, ये पूरी लाइफ नहीं है। लाइफ में करने के लिए और भी बहुत कुछ है जो हम अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कोई बिजनेस हो सकता है आप पेंटिंग करना चाहें, हो सकता है आप कोई और अपने लिए आपने ड्रीम जो है वह सोच रखा हो, तो आप उस पर भी जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 30, 32, 35 जो भी आपको ईयर मिले हैं आप केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को फुल टाइम जॉब बना लें। तो ये ऐसा ना करें। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर रहे हैं, यही एडवांटेज है कि आपको ये चीज़ बहुत देर में सोचनी पड़ेगी व्हेन टू स्टॉप, क्योंकि आप जब तक उस एज में आएंगे एग्जाम देने के लिए आप बहुत पक चुके होंगे प्रिपरेशन में, एंड यू आर हैविंग अ फेयर चांस कि आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। पहले ऐसा बच्चा बहुत मिलता था जो कि 28 या 30 का हो, लेकिन आजकल आपको ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे जो कि 19 और 20 के हैं और उसने एक अर्ली एडवांटेज लेने के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा बच्चा ये सोचता है कि कॉलेज तो ठीक है, कॉलेज में प्राइवेट कर लूँगा, लेकिन मैं फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उसको अपने कॉलेज की जो लाइफ है, वो जो एकेडमिक है उसमें भी एक एज मिल जाता है, वहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करता है और उसके बाद उसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हो जाती है। और हम तैयारी के वक्त अगर आपके पास वो सब्जेक्ट्स हों जो एक्चुअली आने वाले हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आप ये सब्जेक्ट्स के साथ ग्रेजुएशन कर रहे होगे सर, डेफिनेटली आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो आप, क्योंकि आप जो बच्चे कहते हैं ना कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े, उनका एक्चुअली बैकग्राउंड ये रहा होता है ग्रेजुएशन के दौरान, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस पर जाने की, एक ये भी पॉइंट होता है। तो अगर आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेस के जो यूपीएससी में आने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें एज मिलने वाला है। सर इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, और सर ये हम लोग का इसीलिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि हम लोग इसीलिए बीए ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो लेके आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने सिलेबस को इस हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश की है जो कि यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता हो, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को दो नाव की सवारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरफ से फोकस होकर अपना काम कर सकता है, उसका यूपीएससी भी क्लियर होगा और साथ ही साथ उसका ये ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिलेगा। तो ये भी एक सर बहुत अच्छी इनिशिएटिव लगी मुझे जो हम लोगों ने लिया है। सर 12th के बाद जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसको कोई ये बताने वाला चाहिए कि आपकी जो कॉलेज की स्टडी है शायद वो 3 और 4 आवर की है और आप अपने ये जो 3 ईयर है, 4 ईयर है, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और 3-4 घंटे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, या जो भी आपका ड्रीम है आप वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज मतलब फुल टाइम। बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहते हैं कॉलेज के दौरान। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं जिसमें बहुत स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो 3 to 4 आवर बहुत होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं। तो उस वक्त उनके पास इतना टाइम होता है कि वो किसी और ड्रीम के लिए, किसी और अपनी प्रिपरेशन के लिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ सके। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हमने इस सेशन में एड्रेस करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपके लिए ना एक फॉर्म है। इसके अलावा भी, इस सेशन के अलावा भी आपके कुछ डाउट्स अगर पेंडिंग हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन से उन डाउट्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, वीडियो बना के या फिर और दूसरे मीडियम से। आप फॉर्म ज़रूर भरिए अगर आपके फर्दर डाउट्स हैं तो मैं सभी टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा सेशन लगा आप बता सकते हो। थैंक यू।